सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कोणिक फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि सिंह लग्न के प्रमुख कुछ विशेषताएं एवं फलादेश के कुछ प्रमुख सूत्रों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सिंह लग्न के लिए जो प्रमुख विशेषता होता है, जब लग्नेश अच्छे होते हैं तो लग्नेश के गुण धर्मों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा गुणवत्ता आता है। लग्नेश के स्वभाव के आधार पर यदि लग्नेश खराब हो जाते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, नीचे होते हैं, तो उन्हीं चीजों पर नकारात्मकता बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य देव लग्नेश होते हैं। यदि सूर्यदेव अच्छी राशि में हो, यदि सूर्यदेव अच्छे राशि में हो और अच्छे भाव में ही भी हो, या अपनी अच्छी राशि में हो, चाहे भाव कोई भी क्यों ना हो, बलवान हो, मजबूत हो, ठीक ठाक हो, तो यानी कि सूर्यदेव लग्न में हो, चौथे में हो, दूसरे में हो, पंचम में हो, नवम में हो, सूर्यदेव दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं, दसम में हो, और सिंह लग्न के कुंडली में 12वें भाव में भी। 12वां भाव सूर्यदेव की उच्च की राशि होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अगर अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का होता है तो वह बुरा फल नहीं देता, कुछ न कुछ लाभ अवश्य देता है। अब यहाँ पर एक बात और हम सबों को मानना है, समझना चाहिए कि इनकी शत्रु राशि, तो तुला राशि जो है यह इनकी शत्रु राशि भी है और नीच की भी है। शनि की राशि इनकी शत्रु राशि है। अब सूर्यदेव अगर 8वें भाव में भी अगर बैठते हैं मीन राशि के होकर के, तो उतने बुरे फल नहीं, लेकिन उतना सकारात्मकता भी नहीं। हाँ, लाभ भाव में भी बैठते हैं तब बुध की राशि अच्छी है, अच्छा फल देखने को मिल सकता है, लेकिन केवल भाव में बैठ जाने से यह फल नहीं होता। उनके नवमांश को भी देखना चाहिए कि सूर्यदेव किस नवमांश में जा रहे हैं। नवमांश में तो कहीं नीच के नहीं हो गए, या जन्म 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में तो नहीं है। यदि जन्म 10 या 20 तारीख के बीच में होता है तो सूर्यदेव का अंशात्मक मान के आधार पर बाल या मृत अवस्था के होते हैं तो उतने पूर्ण फल नहीं देते। यह बात एक हुई। साथ ही हम सबों को एक और सूत्र याद रखना चाहिए, जो अनुभूत भी है और आप सबों को भी अनुभव में मिलता है, भले आपकी कल्पना शक्ति वहां तक जाती है, पहुंच पाई है या नहीं, यह आपकी विषय है। आपको आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए वह विषय वस्तु क्या है। कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अधिकांशतः क्षेत्रों में उनका वर्चस्व होता है, या जानकारी रखते हैं, या ज्ञान होता है उनको। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी खास एक ही क्षेत्र में विशेषता होता है, अन्य क्षेत्रों में उनको कुछ कुछ नहीं। ऐसा क्यों? अगर मान लिया जाए सूर्यदेव यहीं लग्न से होकर के लग्न में ही हो सकता है कि जीवन के किसी क्षेत्र में उनकी मान मर्यादा बार बार सूर्य की दशाएं चलने पर खराब हो रहा हो, किसी क्षेत्र में मर्यादा काफी बढ़ रहा हो, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर समझने के लिए इसे कारण को भी समझना होगा। शायद हमारी आवाज को आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं आचार्य जी। तो ऐसा क्यों होता है
अब यही लगने ढेर सारे वर्ग कुंडलियां होती है। ऐसे 16 वर्ग कुंडलियों के बारे में तो हम लोगों ने बार बार हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं, फलदीपिका पुस्तक में 10 वर्गीय कुंडली के बारे में विवेचना किया गया है, लेकिन वर्ग कुंडलियां और भी कुछ अधिक ही। तो जिस वर्ग कुंडली में लगने खराब हो जाते हैं, जिस वर्ग कुंडली में लगने सूत्र है, खूब बढ़िया सूत्र है ये, इसको हम सबों को स्मरण में रखना चाहिए कि लग्नेश जिस वर्ग कुंडली में शत्रु राशि में हो जाते हैं, पाप पीड़ित हो जाते हैं या नीच राशि के हो जाते हैं, जीवन के उस क्षेत्र में सफलता कम मिलती है, हमारा मन उस क्षेत्र में उतना नहीं लगता। खास करके अब सूर्यदेव की बात यहाँ पर हो रही है, तो सूर्यदेव हमारे किन चीजों के कारक हैं? यश प्रतिष्ठा इत्यादि के, साहसी उत्साही भी। तो यह जिस वर्ग कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, उस क्षेत्र में काम करने पर ज्यादा यश प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावनाएं बनती है। जीवन के जिस क्षेत्र में, जिस वर्ग कुंडली में अगर नीच के हो जाएंगे, उस क्षेत्र से संबंधित हमें मर्यादा उतनी नहीं मिलती, क्योंकि सूर्यदेव मर्यादा प्रतिष्ठा इत्यादि के कारक हैं। तो जिस वर्ग कुंडली में अगर मान लें कि दशमांश कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हो गए, स्वराशि के हो गए, तो हम अपने कर्म के क्षेत्र में यश मान मर्यादा इत्यादि प्राप्त करेंगे। वहीं सूर्यदेव भाग्य कुंडली या चतुर्थांश कुंडली में अगर खराब हो जाए या D24 कुंडली में खराब हो जाए, तो D24 कुंडली चतुर्विशांश कुंडली को कहा जाता है, वो विद्या से संबंधित है। तो हम विद्या तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन विद्या के बल पे हमें प्रसिद्धि यश मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी, क्योंकि उस वर्ग कुंडली में D24 कुंडली में सूर्यदेव खराब हो गए, नीच के हो गए। बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़ा जाए? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो सूर्यदेव जिसके अच्छे स्थिति में होते हैं, जैसे सिंह लग्न वाले का सूर्यदेव अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति तेजवान होता है, हमेशा सक्रिय रहता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है और दूसरे पर प्रभाव डालने वाला भी होता है, अभिलाषी होता है, एक अच्छा संयोजक बन सकता है, हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है, निष्ठावान होता है, स्पष्ट बोलता है, सच्चाइयों के साथ में, आत्मसम्मान का प्रेमी होता है। अपने उत्तरदायित्वों को खूब बढ़िया से समझने की क्षमता रखता है और उस पर निर्वहन करने का भी काम। लेकिन अगर यही सूर्यदेव अच्छी स्थिति में न हो, अपने नीच राशि में हो जाए, अपने शत्रु राशि में हो जाए, या नौमांश में खराब हो जाए, या जिस क्षेत्र के वर्गकुंडली में खराब हो जाए, उस क्षेत्र में व्यक्ति घमंडी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, निरर्थक वार्तालाप करेगा, आडंबर फैलाएगा, असभ्यता वाली बात करेगा, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, दूसरे को नीचा अत्यधिक दिखाने का प्रयास करना, अनुचित श्रेय लेने का। अगर वही सूर्यदेव अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो व्यक्ति श्रेय अनुचित ढंग से नहीं लेता। जितना व्यक्ति काम करता है, काम के आलोक में ही श्रेय लेता है, नहीं तो अधिक मिलनसार नहीं होता, लापरवाह हो जाता है। यह है सिंह लग्न के कुछ प्रमुख विशेषता। अब हम लोग चलते हैं सिंह लग्न पर आधारित कुछ हम लोग सूत्रों पर चर्चा करते हैं कि सिंह लग्न के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं फलादेश के लिए। खास करके एक विशेषता होती है कि सिंह लग्न वाले जातक सामान्यतः किसी से भी मिल लेते हैं, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति से मिलने में इन्हें परहेज
ये नहीं रहता कि हम फलाने व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, सबसे मिल लेते। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्ति के लिए खास करके वह अपने स्वाभिमान तो कम, लेकिन परिवार का सामूहिक स्वाभिमान बहुत एक कायदे से समझना चाहिए कि परिवार का स्वाभिमान इस प्रकार बढ़े। हाँ हेलो दादा। हाँ हाँ, हम चंद्रशेखर के का दोनों आदमी साथ में बैठ के खेली। हाँ चलिए ठीक है, इस बात को हम स्वीकार अभी बात करते हैं, अभी हम क्लास में बड़ी हम। हाँ हाँ, कल दिन में फिर बात करते हैं, कल दिन में फिर बतियाएंगे। ठीक है। तो सिंह लग्न वाले जातक अपने स्वाभिमान थोड़े कम, लेकिन अपने परिवार के स्वाभिमान पर बात आती है तो इनको अच्छा नहीं लगता। ये परिवार के किसी भी सदस्य का कोई अगर सिंह लग्न के जातक अगर कोई है, आप ही के परिवार में ले लीजिए कि अगर कोई जातक सिंह लग्न का है तो उसके सामने में परिवार के किसी भी सदस्य का कोई गुण दोष का विवेचना करता है तो उसका तुरंत वह तिरस्कार कर देता है। ऐसी नहीं, इस बात छोड़िए। सिंह लग्न की कुंडली में सबसे अच्छा धनयोग जो होता है वह देवगुरु बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में होना और सूर्य देव का दूसरे भाव में। यहां पर ऐसा क्यों? हमने अभी लिखा कहा कि देवगुरु बृहस्पति का दसम भाव सूर्य देव का दूसरे भाव में होना यह सर्वोत्तम योग होता है धन के लिए। इसके कई कारण, एक भाग्य भाव के कारक अपने भाव से दूसरे भाव में है। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह की राशि में है। दो, तीसरा देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर अपने भाव से छठे हैं। पंचमेश का दसम भाव में बैठना बड़ी उत्तम है, लेकिन दशमेश का पंचम भाव में बैठना उतना उत्तम नहीं है जितना पंचमेश का दसम भाव में बैठना उत्तम होता है। इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। साथ ही सूर्यदेव लग्नेश होकर के दूसरे भाव में है, यानी कि स्वयं व्यक्ति बचत भाव में जाके बैठ गया तो व्यक्ति बचत भी करेगा। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि पंचमेश यदि दसम भाव में बैठता है तो यह ज्यादा फल क्यों हो गया? अपने भाव से छठे हो गया, अपने मूल त्रिकोण राशि से छठे हो गया। हमने यह भी कहा कि दशमेश यदि पंचम भाव में बैठता है तो उतना लाभ नहीं देता जितना पंचमेश का दसम भाव में हो। ऐसा क्यों? हालांकि दोनों ही उत्तम योग है, लेकिन पंचमेश का छठे भाव में होना थोड़ा ज्यादा ही उत्तम हो जाता है। पंचम भाव किस चीज का है? अपनी विवेकशीलता का है। पंचम भाव किस चीज का है? विवेकशीलता का।
अपनी विवेकशीलता का है। जी। और अब यहाँ तो विवेकशीलता हम देखेंगे पंचम भाव से, तो अपने विवेकशीलता को संघर्ष में डाल दिया। व्यक्ति कोई भी काम करता है वह संघर्ष ही है, कंपटीशन ही है। छठा भाव तो कंपटीशन ही है ना जी। तो अपने कार्यों को कंपटीशन मान लेता है वो, और किस प्रकार से, तो पूरे विवेकशीलता के साथ में अपने कार्यों में प्रतिस्पर्धा रखता है, जिससे कार्य उसके उत्तम होते हैं। और जब कार्य उत्तम होता है तो आय की भी प्राप्ति होती है, और जब आय की प्राप्ति होती है और लगने से ही दूसरे भाव में हो तो बचत भी होता है। अब दूसरा आप कहेंगे कि दसम भाव को अगर लग्न माने तो यह 10वें का 8वां हो गया, अष्टमेश होकर के लग्न में बैठ गया। अष्टमेश होकर के लगन में जी जी। क्या यह मन में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? जी गुरु जी आएगा। आना स्वाभाविक है। तो फिर उत्तम क्यों? तो भावों के गुण धर्मों को भी हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में इसी भी पराशर शास्त्र के पुस्तक में पढ़ा है, जिसका हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। 8वां भाव क्या है? मनन चिंतन का है। 8वां भाव मनन चिंतन का। अगर हम दसम भाव का फलादेश करें तो दसम भाव हमारे कार्य का है जी। और 8वां भाव चिंतन का है, नए नए तरीकों का है। तो अब दसम भाव के लिए तो यह नए नए तरीकों का भाव हो गया, और यह भाव लग्न के बुद्धि का है। तो व्यक्ति अपने कार्यों में नए नए बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को आगे हो गया ना। कार्यों के लिए दोनों ही मायनों में अच्छा हो गया। अब जीवन व्यतीत करने के लिए हम बार बार भविष्य की परिकल्पना करें, तो जीवन जीने के लिए जैसे कि अगर हम हैं तो हमको वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन जीने के लिए हम खुशी में रहेंगे, सुखी रहेंगे। अतः भविष्य की बार बार चिंता करेंगे तो हमारा जीवन क्या खुशहाल रहेगा? नहीं गुरु जी। नहीं रह सकता। अब हमारे ऊपर ही ले लीजिए, 2 लड़के हैं, अभी किसी लड़के की शादी नहीं है। अगर हम महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं, 40,000 रुपया कमा रहे हैं, घर परिवार, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हम हैं, 4 आदमी अमन चैन से एकदम राजी खुशी से घर परिवार चलता रहता है। विषम परिस्थितियां नहीं आए तो हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, वर्तमान का जीवन है। अगर हम यही सोचने लगे कि आमदनी ही 40,000 रुपए का है, कल बड़े बेटे की शादी करेंगे, बहू आएगा, उसके बच्चे होंगे, इसमें काम चलेगा नहीं, तो क्या मेरा जीवन सुखमय रहेगा? नहीं गुरु जी, मानसिक संताप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए 8वां भाव खराब है लग्न के लिए। लेकिन यह तो 10वां भाव है। 10वां भाव हमारे कर्म का है, निजी सुखों का नहीं है। लग्न हमारे निजी सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। तब यहाँ किस भाव का स्वामी आ गया? तो अष्टम भाव का स्वामी आ गया यहाँ पे। अष्टम भाव मनन चिंतन का है और यह लग्न का बुद्धि है। तो व्यक्ति अपने कार्यों में कल कैसे क्या करें? अभी आमदनी 10 रुपए की है, कल क्या करेंगे कि 11 रुपए होगा, परसों क्या करेंगे कि 15 रुपए होगा। यह तो चिंतन हो गया। तो कार्यों के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये अच्छा हुआ गुरु जी। या बोनी जी अब बोलिए, क्या इस कायदे से हमारा कुंडली यही कहती है ना कि जिस भाव का फलादेश करना हो, जिस भाव का फलादेश करना हो उस भाव को लग्न मान ले और ग्रहों के भावों के गुण धर्म के आलोक में फलादेश करें। जी गुरु। ये नहीं कि अष्टमेश बुरे फल देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? क्यों को भी समझना होगा। क्या कभी कभी क्यों किसी चीज के लिए बड़े लाभदायक हो जाते हैं, जैसे कि अभी दसम भाव के लिए पंचम भाव लाभदायक हो गया, लेकिन लगने से लगन के लिए लगन का 8वां भाव खराब हो गया, और दसम भाव का 8वां भाव अच्छा।
अगर 12वें भाव में चंद्रमा एवं शुक्र दोनों की युति हो जाए, यह भी धन योग है, यह भी धन योग है। लेकिन हम ही ने पूर्व की कक्षाओं में कहा है कि चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना भी ठीक नहीं है। लेकिन आज की ही कक्षा में हमने कहा है, बार बार भी कहते हैं कि स्वराशि का कोई भी ग्रह, स्वराशि का कोई भी ग्रह किसी भी भाव में नुकसान नहीं देता। तो यहाँ पर चंद्रमा स्वराशि का हो गया, शुक्र हो गया, 12वें भाव में शुक्र देव वैसे लाभ योग देते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए शुक्र देव मूल त्रिकोण राशि से दशम हो गए, यह एस्कील भाव के भी स्वामी हैं। साथ ही एक लग्न के एस्कील भाव का स्वामी कर्म भाव के एस्कील भाव में बैठ गया, जो स्वयं कर्मेश भी है, जो स्वयं कर्मेश भी है, यानी कि दशमेश संचार भाव एस्कील भाव का स्वामी होकर दशम भाव के एस्कील भाव में बैठ गया। और चंद्रमा जो मन का कारक है, मन के साथ में बैठ गया। 12वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह खराब फल देते हैं, लेकिन यहां सभी चीजों का अवलोकन सूत्राधार मिलाया जाए तो क्या यह अच्छे योग बनते हैं कि नहीं बनते हैं। शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि से भी अच्छी स्थिति में, तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, परंतु अब तीसरे भाव के स्वामी क्यों बुरे फल देते हैं, यह बातें हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। उग्रता के कारण, कठोरता के कारण, तभी तो तीसरे भाव का स्वामी का लग्न के साथ में राशि परिवर्तन या भाव परिवर्तन होता है, तो उसे के किस योग के नाम से जाना जाता है। हलयोग। खलयोग, ठीक है। अब खलयोग, अब चंद्रमा तो खलयोग का निर्माण नहीं करेगा, चंद्रमा तो वैसे है, स्वगृही है। और तो तीसरे भाव का स्वामी अगर यहां पर होता तब तो खलयोग का निर्माण करता है। अगर मान लीजिए उत्साह भी, अगर तीसरे भाव का वह उत्साह बने, 12वें भाव का नहीं, 12वें नहीं, दशम भाव का यदि उत्साह भाव 12वां भाव हो गया, तो यह उत्साह भी दे रहा है कर्मों के लिए। तो किस प्रकार शीतलता के साथ, जोश तो है परंतु एक प्रेम वाला जोश है, उग्रता वाली जोश नहीं है। और 12वें भाव के शुक्र तो वैसे लाभ देते हैं। तो यह अच्छा योग हुआ या बुरा योग? अच्छा योग। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ने समझने का प्रयास में करते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं एक अन्य सूत्र पर। अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो, छठे भाव में मंगल हो, तो भी बहुत अच्छा योग हो जाता है, यह भी सर्वोत्तम योग है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसको गुण धर्मों के आधार पर समझने का प्रयास करें। जितने सूत्र ज्योतिष में बन सकते हैं, सभी सूत्र किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेंगे। लेखक लोग पुस्तक लिखते हैं तो क्या पुस्तकों की ही कॉपी करते हैं? नहीं करते हैं। ये ग्रहों के गुण धर्म, भावों के गुण धर्म, पौराणिक पुस्तकों में दी गई बातें सबको खूब बढ़िया से समझते हैं। उस आलोक में सूत्र जो भी बनता है, जो बातें समझ में आती है और वह किसी कुंडली पर लगा के देखते हैं, अगर सत्य पाते हैं तो वह सूत्र के रूप में लिख देते हैं। हम सबों को उनका आदर करना चाहिए,
नमन करना चाहिए कि वे अपने शोध को हम लोगों के लिए भी लिख देते हैं। चलिए, हमने कहा मंगल छठे भाव में हो और चंद्रमा 12वें में हो तो क्या हो सकता है? तो चंद्रमा एवं मंगल आमने सामने हो गए, चंद्र मंगल योग बना। चंद्र मंगल योग को धनदायी योग भी कहते हैं। चंद्रमा स्वगृही हो गया, मंगल अपने उच्च राशि का हो गया, तो स्वगृही ग्रह और उच्च राशि के ग्रह अच्छे फल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंगल छठे भाव में भी है, छठे भाव में क्रूर ग्रह पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, इस नियमों से भी ये हो गया। साथ ही ये लग्न को भी देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से और चौथी दृष्टि से भाग्य को भी देख रहे हैं। तब भाग्य पर इनकी अपनी मूल त्रिकोण की राशि है, तो भाग्य में भी वृद्धि करते हैं। यदि कोई ग्रह उच्चिका होकर के और जो भी कोई ग्रह भाग्य भाव का स्वामी हो और उच्चिका होकर के भाग्य भाव को देखे, कितना अच्छा फल हो गया। उच्चिका हो गया, सर्वोत्तम हुआ। सर्वोत्तम ग्रहों में उच्च के ग्रहों का लिया जाता है। उसके बाद मूल त्रिकोण राशि को यदि देखे, उच्च के होकर के मूल त्रिकोण को देखे, इससे बेहतर क्या होगा? एक तो चंद्र मंगल योग बना, साथ ही लग्न पर भी ऊर्जावान दृष्टि और मित्रवत दृष्टि। यह योग कैसा हुआ? उत्तम योग हो गया गुरु। और इसको सिंह लगन में मंगल योग कारक भी है। योग कारक होकर के उच्चिका हो जाना और योग कारक ग्रह के द्वारा चंद्रमा को देखा जाना अपने आप में सर्वोत्तम योग है। और योग कारक ग्रह उच्चिका होकर के अपने ही राशि को, भाग्य भाव को, मूल त्रिकोण राशि को देख रहा हो चौथी दृष्टि से, वो भी मंगल। मंगल की चौथी दृष्टि रक्षात्मक होती है। तो ऐसा व्यक्ति के भाग्य दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएंगे और जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं आएगी। आएगी तो ज्यादा कद आएगी और नॉर्मल आएगी। वैसा आएगा जैसे व्यक्ति अपना झेल जाए, जैसा व्यक्ति अपना झेल जाएगा। अब यहाँ पर नौमेश एवं दशमेश की युति उतनी लाभकारी नहीं होती, क्योंकि नवम भाव के स्वामी तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन दशम भाव के स्वामी की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में है, जो सुफल नहीं देता। क्योंकि प्रधानता मूल त्रिकोण राशि की यहाँ पे सी लाइन की कुंडली में बुद्धियादित्य योग भी अच्छा फल देता है। अगर शुभ भाव में सी लगन की कुंडली हो और शुभ भाव में बुद्धियादित्य योग बन रहा हो, चाहे लग्न में हो जाए, चौथे में हो जाए, 10वें में हो जाए, उत्तम। दूसरे भाव में भी यह भी उत्तम, पंचम भाव में भी हो जाए तो भी उत्तम, लेकिन 7वें भाव में उतना उत्तम नहीं होगा, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ नीच अपने शत्रु राशि के हो जाएंगे। सूर्यदेव शत्रु राशि के जाएंगे। शत्रु राशि ऐसी बात हो सकती है। 2-4 एकादश सूत्र और हम लोग पढ़ते हैं। दशम भाव में शुक्र देव का होना धन के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी भी कार्यों के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीसरे भाव के स्वामी का ज्यादा फल देते हैं।
तृतीय का, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी तो तीसरे भाव में, तो छठे भाव का स्वामी का लग्न में बैठना ठीक नहीं है। अभी तो हमने कहा था कि दशमेश का पंचम भाव में बैठना उतना अच्छा बात नहीं, या दशमेश का ही छठे भाव में बैठना अच्छा बात। दशमेश का छठे भाव में बैठना, नहीं नहीं, दशमेश का छठे भाव में बैठना अच्छा है, लेकिन नहीं सुनो, बात स्पष्ट नहीं। दशमेश दसम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना अच्छा होता है, यानी कि अपने से तीसरे भाव, लग्न से तीसरे भाव में। यदि दशमेश तीसरे भाव में बैठे तो अच्छा फल है, ऊर्जावान की तरह से काम धंधा करेंगे। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाता है तो कार्यों में उग्रता आ जाती है, जलनशीलता आ जाती है, क्योंकि छठा भाव जो होता है वह शत्रु का होता है, शत्रु सदैव आपके साथ ही है। और अगर यह यहां से यहां चले आते हैं तो व्यक्ति को संघर्षशील बनाते हैं। क्या कोई सिंह लग्न का व्यक्ति है? जी गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी कुंडली है सिंह लग्न की। हम्म। अब यहाँ पर एक बात और, कर्क लग्न की कुंडली में और सिंह लग्न की कुंडली में थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में भी मंगल देव योग कारक ग्रह होते हैं, सिंह लग्न में भी मंगल देव योग कारक हो जाते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को दर्शा रहे हैं। यह सिंह लग्न की कुंडली है जो हमने बुल्लू से बनाया। कर्क लग्न का हम लोग काले लाल से बना लेते हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, दोनों ही कुंडली एक ही जगह है। कर्क लग्न एवं सिंह लग्न में, दोनों ही लग्नों में मंगल देव क्या है? योग कारक ग्रह हो गए ना, केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव के स्वामी हो। कर्क लग्न में दशमेश एवं पंचमेश है। कर्क लग्न में दशमेश एवं पंचमेश होने के कारण योग कारक हो गए। सिंह लग्न में पंचमेश एवं दशमेश होने से, सिंह लग्न में चतुर्थेश, सिंह लग्न में चौथे भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी, सिंह लग्न में चौथे एवं नवम भाव के स्वामी होकर के योग कारक हो गए। यानी कि सिंह लग्न में चौथे एवं नवमे के स्वामी, साथ ही कर्क लग्न में 5वें एवं 10वें के स्वामी। दोनों में एक केंद्र भाव है, दूसरा त्रिकोण भाव है। दोनों में अधिक फल देने वाले किस लग्न में हो सकते हैं? ये जब क्लास हो रही है तो इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। जहां पे चर्चा ही नहीं हो वह क्लास का फायदा ही क्या है? कि हवाई सूत्र बोलते चले गए, कहीं से याद कर लिए, कहीं से किताब देख लिए। ठीक है, किताब देखकर ही तो किसी को ज्ञान मिलता है, वास्तविक ज्ञान तो किताब में ही है। हम उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए यदि समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझ जाते हैं तो गुरुजनों के संपर्क में जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान तो पुस्तकों में ही छिपा हुआ है ना।
गुरुजनों के पास में समझने की शक्ति है, समझाने की शक्ति है, उनके पास में अनुभव है, इसलिए वो महान हो गए। क्या आप लोगों में से कोई बतला सकता है कि कर्क लग्न में मंगल देव ज्यादा फल देने वाले हैं या सिंह लग्न में? गुरु जी, जितना मुझे समझ में आता है कि कर्क सिंह लग्न में गुरु जी सिंह लग्न में ज्यादा फल देंगे, कर्क लग्न में कम, सिंह लग्न में ज्यादा देते हैं। कर्क लग्न में केंद्र के एक पंचमेश और केंद्र में मूल त्रिकोण की राशि पड़ गया केंद्र में गुरु जी, और मूल त्रिकोण की राशि सिंह राशि में त्रिकोण के स्वामी हो गए नवम भाव में। सिंह लग्न में ज्यादा फल अच्छा देते गुरु जी मंगल अपने, कर्क लग्न में कम, कर्क लग्न में कम, क्योंकि कर्क ऐसे भी जल तत्व हो जाता है और सिंह लग्न अग्नि तत्व का ही तत्व का जो है समानता ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। और जो मूल त्रिकोण राशि है उनकी जो है कि मेष राशि जो है वो नवम भाव में आ जाती है और वो भाग्य भाव की राशि है। तीनों त्रिकोणों में सबसे ज्यादा नवम भाव की प्रधानता रहती है, इसीलिए मेष लगन में ज्यादा फल उचित लगता है। बाकी आप गुरु जी बताइए। चलिए ठीक है, आपका तर्क सही है, आपका तर्क भी सही है और वैसे भी सही है, क्योंकि सिंह लग्न में ये लग्नेश के गुणधर्म और इनके गुणधर्म में दोनों में समानता है। लग्नेश के गुणधर्म, लग्नेश भी अग्नि तत्व का है और ये भी अग्नि तत्व के, ये भी ऊर्जावान है वो भी ऊर्जावान है, समानता हो गया ना गुणधर्मों में। चंद्रमा तो शीतलता का परिचायक है, जी गुरु जी। चंद्रमा जल तत्व का है, ये अग्नि तत्व के, कुछ ना कुछ तो गुणधर्मों में विषमता है ना चंद्रमा एवं मंगल में। जी गुरु जी, बहुत जी गुरु जी। तो योग कारक ग्रहों का यहाँ पर एक ही विषय वस्तु है विचारनी है कि यदि योग कारक ग्रहों का गुण धर्म लग्नेश के गुण धर्म से ज्यादा मेल खाता है तो ज्यादा फल अच्छा हो जाता है। अच्छा दे। अच्छा मिलता है। तो साथ में जिस जातक की कुंडली में है, 7वें भाव में सिंह राशि होती है, उनकी पत्नी या उनका जीवन साथी, अगर पुरुष है तो पत्नी, महिला है तो पति, थोड़े रईस स्वभाव के होते हैं, यानी कि मकर लग्न, नहीं कुंभ लग्न के जातक के जीवन साथी थोड़े रईस स्वभाव के होते हैं। अगर सिंह लग्न हो और शनि अगर आपके वर्गोत्तम है, बड़े अच्छे फल देते हैं। सिंह लग्न हो, शनि वर्गोत्तम, ये क्यों सो मुझे नहीं मालूम, हमारे गुरुजनों ने हमें कहा है यदि किसी की कुंडली में देखने को मिलता है तो सही में उसका जीवन सामान्यतः बड़ा अच्छा व्यतीत होता है। ओवरऑल छोटी मोटी समस्याओं को यदि नजरअंदाज करें तो कोई विकट इतनी समस्याएं चिंता वाली नहीं रहती जीवन में, बहुत अच्छा जीवन मिलता है यदि शनि वर्गोत्तम होते हैं। साथ ही यह सिंह लग्न की कुंडली में एक और बुराइयों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, धन से ही संबंधित। यदि दूसरे भाव के स्वामी 6ठे भाव में आ जाए, भले दूसरे भाव के स्वामी यदि 8वें भाव में आ जाए और 8वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में, यानी दूसरे द्वितीय से अष्टमेश का राशि परिवर्तन, यह सभी लग्नों से थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पर नुकसानदायक हो जाता है।
वाणी बहुत ही खराब हो जाता है गुरुजी, नहीं? तो हम आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं और